नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सक्सेस क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मनीष और आज की इस क्लास में हम यूपी टेट 2026 के ईवीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत का सुनामी चेतावनी प्रणाली केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई, पटना, हैदराबाद या कोलकाता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करते हैं। भारत का सुनामी चेतावनी प्रणाली केंद्र जो है आपका इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंतर्गत काम करता है और जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा झारखंड में अप्रैल मई में आने वाले तड़ित झंझा को क्या कहते हैं? खिचड़ी कहते हैं या चक्रवात कहते हैं या काल वैसाखी कहते हैं या टॉर्नेडो कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, इसे काल वैसाखी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काल वैसाखी हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जो आपका काल वैसाखी जो है आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र में ये आने वाला तूफान है। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में नॉर्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर इसलिए कहते हैं कि ये उत्तर पश्चिम से आते हैं। नॉर मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम से आते हैं, तो इसलिए इनको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ओके, ये तूफ़ान जो होते हैं गर्मियों के मौसम में, जैसे अप्रैल और मई के महीने में आते हैं, अक्सर शाम को आते हैं। ठीक है, ये बहुत तीव्र होते हैं कि अपने साथ काफ़ी हैवी बारिश, तेज़ धाराएँ, तेज़ हवाएं या कभी कभी ओले भी इनके साथ आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, माउंट कैमरून। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट कैमरून ज्वालामुखी किस देश का है? तो माउंट कैमरून ज्वालामुखी अमेरिका का है, भारत का है, यूएसए का है या अफ्रीका का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आपका माउंट कैमरून ज्वालामुखी अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका का है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। माउंट कैमरून ज्वालामुखी जो है अफ्रीकी महाद्वीप कैमरून देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, ये क्या है? एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अफ्रीका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 4040 मीटर है, या कह सकते हैं कि 13,255 फीट इसकी हाइट है, जो कि इसे पूरे पश्चिमी और मध्य अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत बनाती है। स्थानीय लोग इसको माउंट फाको कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट फाको कहकर पुकारते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। ये क्या नाभिकीय दुर्घटना थी या भूकंप था या बाढ़ से संबंधित है या अम्लीय वर्षा थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेरनोबिल दुर्घटना एक नाभिकीय दुर्घटना थी। क्या थी? एक नाभिकीय एक दुर्घटना थी। और ये दुर्घटना जो हुई थी, कब हुई थी? ये दुर्घटना जो हुई थी आपकी 26 अप्रैल, कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। ठीक है, ये दुर्घटना कहाँ पर हुई थी? ये सोवियत संघ में हुई थी। वर्तमान में ये यूक्रेन का हिस्सा है। सोवियत संघ में एक जगह थी चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी। इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ का वातावरण में एक्सटेंड हो गया था, फैल गया था। इसे इतिहास की सबसे भीषण परमाणु आपदा माना जाता है। ठीक है, दुर्घटना के कारण इसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी और पर्यावरण और स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव दशकों तक बना रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक आपदा हाशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है 1990 से 1999 के दशक को, या 1981 से 1990 के दशक को, 2001 से 2010 के दशक को, या 2011 से 2020 के दशक को? इसका करेक्ट आंसर होगा 1990 से 1999 के दशक को हम लोग प्राकृतिक आपदा हाशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक मानते हैं। ओके, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र, जिसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था कि 1990 से 1999 के दशक को इन्होंने प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जो जान माल का नुकसान होता था उसको कम करना था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जागरूकता को बढ़ावा देना था।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार में पाए जाते हैं, या पश्चिमी घाट में, या पूर्वी घाट में, या छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, सदाबहार वन होते क्या हैं? सदाबहार वन को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। ये फॉरेस्ट उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और वर्ष भर तापमान उच्च बना रहता है। भारत में उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, जो कि केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में जैसे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या है आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा द्वीप जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, आपका यहाँ पर क्या है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है, कब मनाता है? 5 जून को मनाता है, या 22 दिसंबर को मनाता है, या 28 फरवरी को मनाता है, या 30 जून को मनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? इसका भी कारण है कि ये दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, जो आपके प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। तभी से उनकी स्मृति में 28 फरवरी को हम लोग हर वर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या उड़ीसा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और कह सकते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे सघन वनों का क्षेत्र जो होगा अरुणाचल प्रदेश है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है? चिंपैंजी है, गिवन है, गोरिल्ला है, या ओरंगुटान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिवन है। क्या है? गिवन है। चलो गिवन के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। गिवन जो होता है छोटे आकार का बानर होता है, जिसे लघु बानर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे गिवन कहते हैं। गिवन जो होते हैं लेजर परिवार, जो लघु बानर होते हैं उनके परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ओरंगुटान है, ये महाबानर परिवार के हिस्से हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका गिवन जो है इनसे छोटा आकार का होता है, अगर आनुवंशिकी आधार पर देखा जाए तो मनुष्य के सबसे निकटतम कह सकते हैं जीवित संबंधी हैं वो है आपके महाबानर, जिसे चिंपैंजी हो गया। ठीक है, लेकिन लघु बानर की कैटेगरी में यहाँ पूछा गया है, तो लघु बानर की कैटेगरी में आपका गिवन सबसे सटीक आंसर होगा। तो आपका क्या आंसर होगा? गिवन जो है आपका लघु बानर, जो कि भारत मानव के सबसे करीबी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? मालाबार तट में पाई जाती हैं, कि सुंदरबन में पाई जाती हैं, कि कच्छ के रण में पाई जाती हैं, कि दंडकारण्य में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा कि भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वनस्पतियाँ मुख्य रूप से सुंदरबन में पाई जाती हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करते हैं। सुंदरबन क्या है? सुंदरबन जो है आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा रीजन है, ठीक है, यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या इस क्षेत्र का नाम क्या है, क्या पड़ गया? इस क्षेत्र का नाम पड़ गया सुंदरबन। क्या पड़ गया? सुंदरबन। ठीक है, तो इसके अलावा भीतरकनिका जो है उड़ीसा प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्र है। अन्य क्षेत्र जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, तमिलनाडु का पिचावरम, आंध्र प्रदेश का कृष्ण गोदावरी डेल्टा रीजन, और महाराष्ट्र का तटीय इलाका जो है वो मैंग्रोव क्षेत्र कहलाता है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोत्तम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वोत्तम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है? तो उसका सही आंसर होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। क्या होगा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कशन करते हैं। भारत का सर्वोत्तम राष्ट्रीय उद्यान जो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। वर्तमान में ये कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर गिरवन होगा, या कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा, या कान्हा होगा, या दुधवा होगा? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ होगा? ये होगा आपका गिरवन, गुजरात। गिरवन गुजरात में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। एशियाई बब्बर शेर जो होते हैं ये गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में एशियाई बब्बर शेरों का निवास स्थान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, सुंदरबन, या कच्छ की खाड़ी? तो कौन सा स्थान जैव मंडल आरक्षित स्थानों की श्रेणी में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। क्या होगा? कच्छ की खाड़ी। ये आपका जैव मंडल आरक्षित स्थान नहीं है। चलिए इस बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है? ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ जैव विविधता का संरक्षण करते हुए सतत विकास का बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, और यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत इसे मान्यता भी प्राप्त की है। जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र की जो संरचना होती है, सबसे अंदरूनी जो हिस्सा होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसे मुख्य क्षेत्र कहते हैं। ये वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जीव जंतु की गतिविधियाँ ही होती हैं, किसी मानव की गतिविधि नहीं होती है। ओके, दूसरा आपका जो इससे आउटर रीजन जो येलो कलर की स्ट्रिप्स के चारों तरफ का रीजन है, येलो और रेड के बीच का जो रीजन है, ये आपका संक्रमण क्षेत्र होता है। यहाँ बाहरी क्षेत्र जहाँ टिकाऊ विकास गतिविधियाँ संचालित होती हैं, और आपका जो ग्रीन कलर के जो राउंड रिंग टाइप का शेप दिखाई दे रहा है, ये आपका परिवर्धन क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र रक्षा क्षेत्र कहलाता है और अनुसंधान व शिक्षा के लिए उपयोग होता है। ये इस क्षेत्र की रक्षा करता है। ओके, इसके अलावा कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं उनके नाम हैं आपका नीलगिरी जो है आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेल आपका मेघालय में जैव संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अगस्तमलाई तमिलनाडु, केरल में है। पचामढ़ी मध्य प्रदेश में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, और ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ये क्या हैं आपके? जैव आरक्षित क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, उद्यानों का सौंदर्यीकरण के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार मुख्य रूप से वन्य जीव संरक्षण, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। इन्होंने 1730 में राजस्थान के खेजड़ी गांव में खिजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इनके साथ लगभग 363 अन्य बिश्नोई समुदाय के लोगों ने भी पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने जीवन को बलिदान दे दिया, तो उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है आपका बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक, अगस्त्यमलाई, दियांग देवांग या नंदा देवी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गारो की पहाड़ियों पर कौन सा जैव भंडार फैला हुआ है? ये आपका नोकरेल। कौन सा होगा? नोकरेल। चलिए इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नोकरेल है और ये मेघालय राज्य में स्थित है। नोकरेल कहाँ है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये मेघालय राज्य में है। कहाँ है? मेघालय राज्य में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। चलिए राजस्थान के बारे में थोड़ा और डिटेल से चर्चा करते हैं। राजस्थान जो है आपका साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, क्योंकि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है एक पक्षी विहार है, जहाँ जो कि भरतपुर राज्य में है, जो कि भरतपुर राजस्थान के भरतपुर स्टेट में है, भरतपुर जिले में है। ठीक है, ये प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थान है। ये प्रसिद्ध क्या है? प्राकृतिक स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, मध्य प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे किस नाम से जानते हैं? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चिल्का, सेकंड ऑप्शन है दुधवा, थर्ड ऑप्शन है कान्हा, फोर्थ ऑप्शन है मानस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत में कौन सा एक बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो आपका चिल्का बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ओके, इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 अप्रैल, कब से हुई थी? 1 अप्रैल 1973 से हुई थी और ये योजना बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करती है। वर्तमान में भारत में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व देश के लिए विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, जिसमें जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक, इन राज्यों में आपके बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1970 में, 1973 में, 1981 में या 1984 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था और इसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में बाघों की घटती आबादी को रोकना था, उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना था और उनकी संख्या में वृद्धि करना था। ओके, इस तरीके से आज की क्लास कैसी लगी, आपको मेरी मेहनत कैसी लगी? ओके, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।